सो हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, कब हुआ और उस समय भारत में कौन सा शासन वंश चल रहा था और यूरोपीय कंपनियों में इनके आगमन का क्या क्रम रहा और इनकी कंपनियों की स्थापना का क्या क्रम रहा और कौन कौन से लोग यानी किस किस देश से लोग आए, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इन्होंने भारत देश में आकर कौन कौन सी कंपनियों की स्थापना यहाँ पर की, तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे एक एक देश के बारे में। सो आइए डिस्कस करते हैं इनके क्रम वाइज, यानी कि इनके आने का क्रम और इनकी कंपनियों की स्थापना का क्रम। तो सबसे पहले है आगमन का क्रम। आगमन का क्रम। सो आगमन के क्रम में सबसे पहले कौन आए, तो सबसे पहले आए पुर्तगाली, फिर उसके बाद आए डच, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद आए डेनमार्क यानी कि डेनिश, फिर उसके बाद फ्रांसीसी। तो सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली आए। सबसे पहले पुर्तगाली आए, कब आए, 1498 ईस्वी में आए। फिर उसके बाद आए डच 1595 में। फिर उसके बाद आए अंग्रेज, कब आए, 1600 ईस्वी में आए। फिर उसके बाद आए डेनिश कि 1616 ईस्वी में आए। फिर उसके बाद आए फ्रेंच कब आए, 1664 ईस्वी में आए। तो ये रहा इनके आगमन का क्रम। इसके बाद कंपनी की स्थापना का क्रम। कंपनियों की स्थापना का क्रम। तो कंपनियों की स्थापना के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली ही इसमें भी आए। चौदह सौ 98 में पुर्तगाली पहले आए। फिर उसके बाद यहाँ पे अंग्रेज आए। पहले आगमन के क्रम में पहले डच आए हैं, फिर यहाँ पे अंग्रेज आए हैं, 1600 ईस्वी में ही आए। फिर उसके बाद डच आते हैं। यहाँ पे डच का सीन चेंज हो गया है, तो यहाँ पे 1602 ईस्वी में आए डच। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे फ्रांसीसी यानी कि फ्रेंच, 1664 ईस्वी में। ठीक है, 1664 ईस्वी में आई। तो ये रही कंपनी। उसके बाद आए डेनिश आई 1668 ईस्वी में। ओके, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्वेश्चन में भी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि पहले डच आए कि पहले अंग्रेज आए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जिसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि पहले डच आए कि अंग्रेज आए। तो एक चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन लग रही है हमें कि अंग्रेज यहाँ पे भी 1600 ईस्वी में ही आए हैं और यहाँ पे भी 1600 ईस्वी में आए हैं। तो ये तो कॉमन है ना कि अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए हैं। और एक जो डिफरेंस है यहाँ पे सबसे बड़ा, 1595 ईस्वी में डच आए हैं आगमन के क्रम में और 1602 ईस्वी में आए हैं स्थापना के क्रम में। तो यहाँ पे आप इसको देख के, सन को देख के आप समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, यानी कि ये चीज़ें ध्यान में रहेंगी आपको कि 1595 में डच आए और यहाँ पे 1602 ईस्वी में आए। तो आप याद रखिए कि आगमन के क्रम में 1595 में डच आए हैं और डच यहाँ पे 1602 ईस्वी में आए हैं। तो आपको इसलिए याद रहेंगी चीज़ें। ओके, फिर उसके बाद जानते हैं कि इन्होंने भारत में कौन कौन सी कंपनियों की स्थापना की और कब की। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी की स्थापना। कंपनी की स्थापना तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनियों की स्थापना की गई थी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी।
पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद आती है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वैसे लिख देते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर उसके बाद आती है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर उसके बाद इसकी मतलब कि कौन से देश में हुई, तो देश, और उसके बाद स्थापना कब हुई इसकी, स्थापना और किस स्थल पे हुई, तो ये है, ठीक है। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस देश में हुई, तो पुर्तगाल में हुई, पुर्तगाल में ही हुई। और स्थापना कब हुई, तो 1498 ईस्वी में हुई। और कौन सा स्थल था, तो कालीकट स्थल था। क्या था, कालीकट। और इसके बाद है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, कहाँ पे हुई, तो ब्रिटेन में हुई। कहाँ पे हुई, ब्रिटेन में हुई। और कब हुई, तो 1600 ईस्वी में हुई। और किस स्थल पर हुई, तो सूरत में हुई। कहाँ पे हुई, सूरत में हुई। फिर उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस देश में हुई, तो हॉलैंड में हुई, हॉलैंड में हुई। हॉलैंड में हुई, कब से हुई, तो 1602 ईस्वी में हुई। और कहाँ पर की गई, तो मसूलीपट्टनम में की गई। कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में की गई। फिर उसके बाद आती है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ पे की गई, डेनमार्क देश में की गई। डेनमार्क देश में की गई। कब की गई थी, 1616 ईस्वी में की गई। फिर उसके बाद यहाँ मतलब 1616 ईस्वी में कहाँ पर की गई थी, तो 1616 ईस्वी में ये पांडिचेरी में शायद की गई थी, पांडिचेरी में। फिर उसके बाद है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की गई, तो फ्रांस देश में ही की गई। ये फ्रांस देश में की गई। कब, 1664 ईस्वी में की गई। और कौन सा स्थल पे की गई थी, सूरत में की गई थी। कहाँ पे, सूरत में की गई थी। सो गाइस, ये रही कंपनी की स्थापना। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाल देश में की गई, स्थापना 1498, स्थल कालीकट है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, देश है ब्रिटेन, और स्थापना है 1600 ईस्वी, 1600 में की गई, और सूरत में की गई, स्थल है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो देश है हॉलैंड, स्थापना की गई 1602 ईस्वी में, स्थल है मसूलीपट्टनम में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई, तो किस देश में की गई, डेनमार्क में की गई, और स्थापना हुई 1616 ईस्वी में, और स्थल है पांडिचेरी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस देश में की गई, फ्रांस में की गई, 1664 ईस्वी में, सूरत में की गई। तो इसको मैप के अकॉर्डिंग भी समझ लेते हैं कि कौन सी कंपनी कहाँ पर स्थित की गई थी सबसे पहले। सो ये है भारत का मैप, जो कि नीचे से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो कि कालीकट में पुर्तगालियों की पहली कंपनी कहाँ पे स्थापित की गई थी, कालीकट में, जो कि यहाँ पे स्थित है कालीकट। कालीकट और पुर्तगालियों की कई कंपनियों की स्थापना की गई थी, जो कि यहाँ पे 1498 ईस्वी में की गई थी। और यहाँ पे कोचीन है, कोचीन में फैक्ट्री, कोचीन में भी 1503 ईस्वी में फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री कोचीन में ही प्रथम फैक्ट्री की स्थापना पुर्तगालियों की तरफ से 1503 ईस्वी में की गई थी। और इसके पर है कन्नौर, कन्नौर भी पुर्तगालियों के द्वारा ही 1505 ईस्वी में यहाँ पर की गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सूरत है, सूरत है, जो कि 1600 ईस्वी में, 1608 में यहाँ पर की गई थी। और सूरत के ही ऊपर से, सूरत में ही कौन सी नदी बहती है, तो सूरत में ही नर्मदा नदी बहती है, जो कि यहाँ से एक रेखा जाती है ऐसे, यहाँ पे ऊपर नर्मदा नदी सूरत में बहती है, नर्मदा नदी, ठीक है। फिर वहाँ से यहाँ से भी एक रेखा आती है ऐसे, और यहाँ से टर्न होती है
सो ऐसे यहाँ पे बीच में है गोलकोंडा, जो कि मसूलीपट्टनम का मुख्यालय है, गोलकोंडा। और इसके ऊपर गोदावरी नदी बहती है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। ओके, फिर इसके नीचे है कृष्णा नदी, इसके नीचे ही जस्ट कृष्णा नदी बहती है। फिर उसके बाद यहाँ पे है देश, कौन सा है? श्रीलंका देश है। और यहाँ पे ही एक कोलंबो है, कोलंबो, जो कि पुर्तगालियों की ही कंपनी स्थापित की गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे मसूलीपट्टनम है, मसूलीपट्टनम। देन इसके नीचे ही पांडिचेरी है, जो कि फ्रांसीसियों का कार्यालय है, पांडिचेरी, जो कि फ्रांसीसियों का कार्यालय है। सो रही ये मैप के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ पर भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना की गई है। सो आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट करना चाहे तो। सो आई थिंक आप सब ने इससे नोट्स कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी नहीं है, तो यहाँ पे हमें इसे इरेज करना पड़ेगा। ये कंपनियों की स्थापना हम रहने देते हैं, इतने में ही को समझाएंगे। तो ये रहा इनके आगमन का क्रम और इनकी कंपनियों की स्थापना का क्रम, और उसके बाद कौन कौन सी कंपनियां स्थापित की गई। फिर इसके बाद हम जानते हैं कि आगमन के क्रम में सबसे पहले कौन कौन आए, और इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हम पुर्तगालियों के बारे में, कि पुर्तगाली भारत में कैसे आए और इनके आने का मकसद क्या था, और इन्होंने किन किन फैक्ट्रियों की स्थापना की, और यहाँ से पुर्तगाल से कितने लोग आए। तो पुर्तगाल से तो जानते हैं पुर्तगाल में के बारे में। सबसे पहले पुर्तगाल, पुर्तगाली जो कि कब आए? 1498 ईस्वी में आए। ओके, तो पुर्तगालियों में सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से लोग आए, उसके बाद इनके बारे में हम क्रम वाइज से जानेंगे। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी में आए थे। उसके बाद फिर जिसे प्रथम पुर्तगाली के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद सेकेंड आए द्वितीय पुर्तगाली, जो कि पेड्रो अल्वारेस कैब्राल के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और उसके बाद आए अल्फांसो डी अल्बुकर्क। देन उसके बाद आए नूनो डी कुन्हा। तो ये इतने लोग थे पुर्तगालियों के क्रम में, जो कि भारत आए क्रम वाइज, एक दूसरे के मतलब कि एक के बाद एक आते गए, और अपनी कंपनियों की स्थापना जो भी उन्हें यहाँ पर भारत में किया है। सो इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो कि 1498 ईस्वी में भारत आए। भारत में 1498 ईस्वी में सबसे पहले ये कहाँ पर पहुँचे? तो 1498 ईस्वी में कहाँ पे पहुँचे? कालीकट बंदरगाह पे। कालीकट बंदरगाह पहुँचे, और कालीकट बंदरगाह के हिंदू राजा कौन थे? हिंदू राजा थे जमोरिन। उस समय हिंदू राजा जमोरिन थे। उन्होंने हार्दिक स्वागत और अभिनंदन इनका किया, और उसके बाद जमोरिन ने इनको भारत से जड़ी बूटी ले जाने के लिए अनुमति दे दी। ठीक है, जड़ी बूटी ले जाने के लिए अनुमति प्रदान की। उसके बाद वास्को डी गामा जड़ी बूटी लेकर पुनः अपने हेक्टेयर नामक जहाज, तो वास्को डी गामा वास्को पुनः अपनी हेक्टेयर नामक जहाज से हेक्टेयर नामक
जहाज़ से चले गए, ठीक है। तो ये रहे वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पहुँचे। उसी समय कालीकट बंदरगाह के राजा कौन थे? हिंदू जमोरिन थे, हिंदू राजा जमोरिन थे। जमोरिन ने इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया और उन्होंने इनको जड़ी बूटी, भारत से जड़ी बूटी ले जाने के लिए अनुमति भी प्रदान कर दी थी। तो वास्को डी गामा पुनः ही जड़ी बूटी लेकर अपने हेक्टेयर नामक जहाज़ से भारत चले गए, अरे सॉरी पुर्तगाल चले गए। ओके, तो पुर्तगाल चले गए ये। और उसके बाद वास्को डी गामा पुनः पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के समय में पुनः 1502 ईस्वी में फिर आए, ठीक है। 1502 ईस्वी में फिर आए। तो द्वितीय पुर्तगाली थे, द्वितीय पुर्तगाली थे। तो द्वितीय पुर्तगाली कौन थे? पेड्रो अल्वारेज थे, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल भारत में कब आए? तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल भारत में 1500 ईस्वी में आए। कब आए? 1500 ईस्वी में आए भारत में, ठीक है। फिर उसी समय पेड्रो अल्वारेज जब 1500 में ईस्वी में भारत आए, तो उसी समय पुनः वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में पुनः भारत में आए। यानी कि वास्को डी गामा पुनः भारत में 1502 ईस्वी में आए, ठीक है। और पुर्तगालियों ने मिलकर 1503 ईस्वी में 1503 में पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। प्रथम फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की और द्वितीय फैक्ट्री 1505 ईस्वी में द्वितीय फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कन्नौर में। तो 1500, जैसे कि मैंने मैप के अकॉर्डिंग आपको बताया भी था, कालीकट में, कन्नौर में, कोचीन में, जो कि स्थापित की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। तो ये रहे। तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 1500 ईस्वी में भारत आए। फिर उसके बाद पुनः वास्को डी गामा भारत में 1502 ईस्वी में आए। फिर उसके बाद पुर्तगालियों ने मिलकर, इन दोनों ने मिलकर 1503 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। उसके बाद 1505 में द्वितीय फैक्ट्री कन्नौर में स्थापित की, ठीक है। तो कहाँ पे स्थापित की थी? कन्नौर में स्थापित की थी। तो सॉरी, ये पुर्तगाली पेड्रो अल्वारेज कैब्राल का क्रम। फिर उसके बाद जानते हैं हम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में, ठीक है। इसके पश्चात कौन आए? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आए। तो इन दोनों के पश्चात कौन आया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसीसी डी अल्मीडा, फ्रांसीसी डी अल्मीडा। फ्रांसीसी डी अल्मीडा भारत देश में कब आए? तो फ्रांसीसी डी अल्मीडा 1505 ईस्वी में आए और 1509 ईस्वी तक ये भारत में रहे, ठीक है। जिन्हें कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका कार्यक्रम क्या रहा? 1505 ईस्वी में आए ये, और 1505 ईस्वी से ये 1509 ईस्वी तक भारत में रहे, ठीक है। उसके बाद प्रथम फ्रांसीसी अल्मीडा को भारत का प्रथम वायसराय यानी कि गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया, ठीक है।
भारत का प्रथम वायसराय गवर्नर बनाकर इनको भारत भेजा गया। और फ्रांसीसी डी अल्मीडा का एक उद्देश्य था, एक मुख्य उद्देश्य था। तो क्या था ये उद्देश्य? कि उनका उद्देश्य था कि शांतिपूर्वक व्यापार करना, ठीक है, शांतिपूर्वक व्यापार करना। और उनकी इसी नीति को ब्लू वाटर नीति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रांसीसी डी अल्मीडा को 1508 ईस्वी में फ्रांसीसी डी अल्मीडा और संयुक्त मुस्लिम सैनिक, नौसेना सैनिक, जो कि चोल के समीप, नौसेना सैनिक के मध्य चोल के समीप युद्ध हुआ, और जिसमें डी अल्मीडा पराजित हो गया, ठीक है। तो फ्रांसीसी डी अल्मीडा, जो कि उनका क्या उद्देश्य था? इनका उद्देश्य था शांतिपूर्वक व्यापार करना। शांतिपूर्वक व्यापार करना था। और इनकी इसी उद्देश्य को, इसी नीति को, ब्लू वाटर नीति के नाम से जाना गया, ठीक है। ब्लू वाटर, सही नीति कहो या ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना गया, ठीक है, पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना गया। फिर उसके बाद 1508 ईस्वी में अल्मीडा और संयुक्त मुस्लिम नौसेना के मध्य क्या हुआ? युद्ध हुआ। नौसेना के मध्य चोल के समीप युद्ध हुआ, ठीक है, तो हुआ, जिसमें अल्मीडा को पराजित होना पड़ा, जिसमें अल्मीडा पराजित हुआ, ओके। तो सर ये रहे भारत का प्रथम वायसराय बनाकर गवर्नर, यानी कि गवर्नर बनाकर भारत में इनको भेजा गया। और इनका एक उद्देश्य था शांतिपूर्वक व्यापार करना। और यही शांतिपूर्वक व्यापार की नीति को, यानी कि पॉलिसी को ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना गया। और उसके बाद 1508 ईस्वी में अल्मीडा और संयुक्त मुस्लिम नौसेना के मध्य संयुक्त मुस्लिम 1508 में अल्मीडा और संयुक्त सेना मुस्लिम नौसेना के मध्य चोल के समीप युद्ध हुआ, जिसमें अल्मीडा क्या हुआ? पराजित हुआ, ठीक है, इसमें अल्मीडा क्या हुआ? पराजित हुआ। तो ये रहे फ्रांसीसी डी अल्मीडा के क्रम, ठीक है। फिर इसके पश्चात आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसके पश्चात कौन आए? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये पराजित होकर पुनः पुर्तगाल चले गए, एक के बाद एक आते गए। इसके बाद आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में कब आए और इनके आने का क्या क्रम रहा? तो आने का क्रम इनके रहा 1509 ईस्वी में ये भारत आए, ठीक है। और 1509 ईस्वी से ये 1515 ईस्वी तक भारत में रहे, ठीक है, 1515 ईस्वी तक ये भारत में रहे। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के पश्चात आए, तो वहाँ पे कोई गवर्नर नहीं था भारत में, तो इनको ही फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क के अल्मीडा के बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क को क्या बनाया गया? द्वितीय गवर्नर बनाया गया, ठीक है, द्वितीय गवर्नर को बनाया गया। तो भारत के द्वितीय गवर्नर के नाम से इनको जाना जाएगा, भारत के दूसरे वायसराय यानी कि गवर्नर अल्बुकर्क बने, ठीक है। कौन बना? अल्बुकर्क बने।
तो अल्बुकर्क ने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। कोचीन राजधानी को अल्बुकर्क ने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। ठीक है, अपना मुख्यालय बनाया। उसके बाद अल्बुकर्क को पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, यानी कि अल्बुकर्क को पुर्तगाली सत्ता का संस्थापक भी कहा जाता है, फिर उसके बाद 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही यूसुफ सुल्तान से गोवा जीत लिया। ठीक है, गोवा जीता। उसके बाद 1511 ईस्वी में दक्षिण एशिया में स्थित मलक्का मंडी पर मलक्का मंडी पर इन्होंने नियंत्रण किया। ठीक है, में दक्षिण एशिया में स्थित मलक्का मंडी पर इन्होंने नियंत्रण किया। ठीक है, इन्होंने नियंत्रण किया। उसके बाद 1515 ईस्वी में इन्होंने होमोर्च पर अधिकार कर लिया। 1515 ईस्वी में इन्होंने 1515 में होमोर्च पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और जस्ट 1515 ईस्वी में ही, तो इसको हम रिलीज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। आपने नोट ही कर लिया होगा शायद। तो 1515 ईस्वी में ही इन्होंने अल्बुकर्क ने पुर्तगाल में गोवा में प्रथम चर्च का निर्माण किया। ठीक है, प्रथम चर्च का निर्माण इन्होंने 1515 ईस्वी में गोवा में किया, जिसे सेंट जेवियर के नाम से जाना जाता है, जिसे सेंट जेवियर के नाम पर रखा गया। ठीक है, सेंट जेवियर के नाम पर रखा गया। और उसी समय इन्होंने 1515 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। इन्होंने सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया। ठीक है, सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया और उसी समय इनकी मृत्यु हो गई। 1515 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु हुई। 1515 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये रहा भारत के दूसरे गवर्नर के रूप में अल्बुकर्क कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया और उसके बाद पुर्तगाली
और अल्बुकर्क को पुर्तगाली सत्ता का संस्थापक भी कहा जाता था। 1510 ईस्वी में इन्होंने अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही यूसुफ सुल्तान से गोवा जीत लिया। उसके बाद 1511 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, तो दक्षिण एशिया में स्थित मलक्का मंडी पर इन्होंने नियंत्रण किया था। उसके बाद इन्होंने 1515 ईस्वी में होमर्ज पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद इन्होंने 1515 ईस्वी में ही गोवा की प्रथम चर्च का निर्माण किया, जिसका नाम किस पर रखा गया, सेंट जेवियर के नाम पर रखा गया। और इन्होंने सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था। सती प्रथा पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगाया। उसके बाद 1515 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1515 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। फिर इसके पश्चात आते हैं नोनो डी कुन्हा। तो ये रहे अल्फांसो टी अल्बुकर्क का क्रम इन्होंने। फिर इसके पश्चात ये चले जाते हैं पुर्तगाल। फिर इसके पश्चात आते हैं नोनो डी कुन्हा। इसके पश्चात आते हैं नोनो डी कुन्हा। नोनो डी कुन्हा का क्रम क्या रहा आने का, तो इनका क्रम रहा, ये 1529 ईस्वी में आए। 1529 ईस्वी में आए और 1529 ईस्वी से 1538 तक ही भारत में रहे। ठीक है, 1538 तक ही भारत में रहे। फिर उसके बाद 1538 में तक ये भारत में रहे। इन्होंने 1530 में सरकारी फैक्ट्री को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। ठीक है, कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। तो 1530 में सरकारी फैक्ट्री कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। इस प्रकार गोवा इनकी क्या बन गई, औपचारिक। इस प्रकार गोवा पुर्तगालियों की क्या बन गई, औपचारिक राजधानी बन गई। तो राजधानी बनी, तो गोवा क्या बन गई इनकी, यहाँ पे इसे जान लेते हैं। तो गोवा राजधानी बन गई पुर्तगालियों की। फिर उसके बाद 1530 में, फिर उसके बाद 1560 ईस्वी में क्या हुआ, 1560 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, इन्हें 1560 ईस्वी में ईसाई धर्म का सम्मेलन हुआ। ठीक है, ईसाई धर्म सम्मेलन की स्थापना की गई। ठीक है, फिर 1542 ईस्वी में पुर्तगाल के गवर्नर मार्टिन डिसूजा, कौन थे, मार्टिन डिसूजा। तो मार्टिन डिसूजा थे, पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ सेंट जेवियर भारत आए और उसी समय इन्होंने, और ये भारत में अमेरिका से तंबाकू, आलू, मक्का जैसी कई खाद्य सामग्री
लेकर आए। ठीक है। तो ये रहे नोनो डी कुन्हा, जो कि 1529 से 1538 ईस्वी में आए। 1530 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, 1530 ईस्वी में इन्होंने सरकारी फैक्ट्री को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। इस प्रकार इनकी गोवा औपचारिक राजधानी बन जाती है। और फिर उसके बाद 1560 ईस्वी में इन्होंने ईसाई धर्म सम्मेलन का आयोजन किया। ठीक है। फिर उसके बाद 1542 ईस्वी में 1560 ईस्वी में इन्होंने ईसाई धर्म की स्थायी धर्म सम्मेलन की स्थापना की। फिर उसके बाद 1542 में इन्होंने पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, मार्टिन डिसूजा थे। मार्टिन डिसूजा के साथ कौन आए, सेंट जेवियर आए। ठीक है। सेंट जेवियर भारत आए। और भारत जब ये आए तो इन्होंने भारत में अमेरिका से, ठीक है, अमेरिका से क्या लेकर आया था, अमेरिका से तंबाकू, आलू, मक्का जैसी कई खाद्य सामग्रियाँ लेकर आए, जो कि इनका भारत में निर्माण किया। ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये रहे यूरोपीय कंपनियों के आगमन के पुर्तगालियों के बारे में। तो इसके बाद हम जानते हैं डच के बारे में। ठीक है। इसके बाद कौन आए थे, इसके बाद आए थे डच। तो जानेंगे डच के बारे में। तो हम डिस्कस करते हैं डच के बारे में। तो डच कब आए, डच भारत में आए 1595 ईस्वी में। कब आए, 1595 ईस्वी में आए। डच को हॉलैंड के नाम से जाना जाता है। पहले हॉलैंड कहा जाता था, उसके बाद हॉलैंड के नाम से डच को जाना जाने लगा। तो डच 1595 ईस्वी में भारत में आए। फिर उसके बाद पुर्तगालियों के पश्चात डच आए, जो कि डच कहाँ के रहने वाले थे, तो डच नीदरलैंड के मूल निवासी थे। कहाँ के थे, नीदरलैंड के। नीदरलैंड के मूल निवासी थे ये। ठीक है। फिर उसके बाद प्रथम डच कौन आए, तो प्रथम डच कौन आए, कार्नेलियन हाउटमैन भारत के प्रथम डच यात्री थे, जो कि भारत के पूर्व में स्थित सुमात्रा में आए थे। कहाँ पर आए थे, सुमात्रा में आए थे। और किस सन में आए थे ये, तो 1596 ईस्वी में आए थे। कब आए थे, 1596 ईस्वी में आए। ठीक है। जो कि प्रथम डच यात्री थे कार्नेलियन हाउटमैन। उसके बाद आते हैं 1602 ईस्वी में यूनाइटेड डच कंपनियों ने एक विशाल कंपनी की स्थापना की, जिसे BOC के नाम से जाना जाता है, यानी कि यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है इसको, जो कि दो डच कंपनियों की एक सबसे बड़ी विशाल कंपनी मानी जाती है। उसके बाद 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की गई। ठीक है। 1605 में मछलीपट्टनम में डचों के द्वारा प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की गई। फिर उसके बाद 1610 में डचों ने चंद्रगिरी के साथ समझौता किया। तो 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के साथ समझौता करके इनके साथ पुलिकट में एक फैक्ट्री की स्थापना की। डचों ने सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियों की स्थापना भारत में आके की है। उसके बाद डचों ने भारत में पैगोडा सिक्कों की ढलाई की, यानी कि डचों ने इसके पश्चात 1610 में चंद्रगिरी के साथ समझौता करने के बाद ये डच जो कि भारत में पैगोडा सिक्कों को अपने ही पैगोडा सिक्कों की ढलाई की। ठीक है। फिर उसके बाद 1616 ईस्वी में सूरत में और बिमलीपट्टनम में इन्होंने फिर से पुनः 2 फैक्ट्रियों की स्थापना की, सूरत में और बिमलीपट्टनम में की। उसके बाद है 1658 में कासिम बाजार में, बालाशोर में और नागपट्टनम में, पटना में, कासिम बाजार में, बालाशोर में, पटना में और नागपट्टनम में फैक्ट्रियों की स्थापना की। फिर से इन्होंने कितनी फैक्ट्रियों की, 4 फैक्ट्रियों की स्थापना की। तो कासिम बाजार में, बालाशोर में, पटना में और नागपट्टनम में इन्होंने कंपनियों की स्थापना की। फिर उसके बाद
1959 ईस्वी में अंग्रेज़ों के साथ बेदरा युद्ध में डच पराजित हुई। ठीक है, 1759 ईस्वी में अंग्रेज़ों के साथ बेदरा युद्ध में डच पराजित हो गए, जिससे इनकी शक्ति भारत में समाप्त हो गई और ये भारत से पुनः मतलब कि डच यात्री अपने देश चले गए। ठीक है, अपने देश यानी कि नीदरलैंड चले गए। तो इनका काल यहीं तक था। ठीक है, तो ये रहे पुर्तगालियों के बारे में हमने जाना। आज किसके बारे में जाना? पुर्तगालियों के बारे में जाना। फिर उसके बाद डच से संबंधित जाने जो भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बन सकते हैं, उनसे रिलेटेड सभी पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, पुर्तगालियों के बारे में भी और डच के बारे में भी। इसको अगर आप सही से देखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा होता है ना कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो कोई भी क्वेश्चन हो वो हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है और उसके बाद फिर जानेंगे हम। तो यहाँ पे 3 और बचते हैं, डच बचते हैं, उसके बाद डेनिश और फ्रांसीसी। तो आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं और कल नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम अंग्रेज़ों के बारे में और डेनिश के बारे में और फ्रेंच के बारे में। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन।